अवेयरनेस जो है हेल्थ के लिहाज से इस मुल्क में बहुत कम है, और मेंटल हेल्थ के लिहाज से तो इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। बच्चों को एक्सेस है बड़ी चीज़ों की तरफ। दीज गैजेट्स एंड कम्युनिकेशन के जो हाईवेज बन चुके हैं, उनके अंदर ज़हनी तौर पे कमतरी का एहसास, कॉम्प्लेक्सेस में वो डल जाते हैं। जितने आपके गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इनमें मैक्सिमम बच्चे जो है ना, उनकी ग्रोथ स्टंटेड है, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज है, और दे आर ऑल मेल नरिश्ड। फिजिकल एंड मेंटल हैव टू बी टेकन टुगेदर। हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होगा जब ये जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारा रिवॉर्ड ये होगा कि स्टिग्मा जो है ये ख़त्म हो जाता है एसोसिएटेड विद स्पेशली द मेंटल हेल्थ इश्यूज। वेलकम टू एम्प्टी आउट लाउड, जहां बस बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सबसे बड़े सरमाए के ऊपर है, आर यूथ, उनकी मेंटल हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। हमारा एजुकेशन सिस्टम यकीनी तौर पे मजबूत होता चला जा रहा है, लेकिन जहाँ तक ये एजुकेशन सिस्टम की बात है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ एक इशू बना पड़ा है। एक को रिलेशन है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में। जब आप फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो मेंटल इश्यूज जरूर सामने आएंगे। आज हमारे साथ एयर मार्शल आमिर मकसूद साहब हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ उम्र रवां, जो बच्चों की मेंटल हेल्थ और वेलबींग पे काम कर रहे हैं। आमिर साहब, वेलकम टू एम्प्टी आउट लाउड। थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि जहाज उड़ाते उड़ाते अब आपने एक फील्ड चूज की है, वेलबींग ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये कैसे डिसीजन लिया आपने? जहाज़ उड़ाना तो मेरा एक पैशन था और प्रोफेशन भी था, और मैं उसको पैशन ज़्यादा समझता हूँ और प्रोफेशन कम समझता हूँ। और अल्लाह ताला ने मौका दिया, खूब जहाज़ उड़ाया। लेकिन कुछ कभी कभार हालात ऐसे होते हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनसे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जब मैं सीनियर रैंक्स में था, तो एयर फोर्स में भी मुझे मौका मिला एजुकेशन को देखने का, हेल्थ को देखने का। तो उन मामलात में प्लस मैंने स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एक होता था हमारा एयर फोर्स में, उनको हमने देखा। स्पेशल चिल्ड्रंस के पेरेंट्स से मिले, उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार हुए। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो लोग फेस कर रहे हैं, और उनको किस तरह से छोटे से हेल्प से आप उनकी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। वो अवामिल थे कि जिन्होंने एक ज़िंदगी का रुख मोड़ा, ख़यालात को चेंज किया, और अंदाज़ा हुआ कि लाइफ का जो मकसद है वो शायद सिर्फ जहाज़ उड़ाना नहीं है, और कॉकपिट से निकल के भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने वाली। फिर आई पर्सनली ऑल्सो हैड अ ट्रेजेडी। I lost my young son. He was very intelligent. उसकी भी ड्रीम्स थे, डिज़ायर्स थे, and he was very healthy also, apparently. वो एक वाक़या ऐसा था कि जिसने मेरी सोच को बदला, और मैंने ये तहैया किया कि अब जो ज़िंदगी का ज़्यादा मकसद है वो किसी तरह लोगों को रिलीफ दी जाए, स्पेशली वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और फोकस किया जाए बच्चों की तरफ, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर हैं, और स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ जिनमें अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे पढ़ते हैं, उनकी हेल्थ केयर के लिए, ताकि वो तमाम बैरियर्स जो हैं वो हटाए जा सकें जो उनकी एकेडमिक परसूट में किसी किस्म का खलल डालते हैं। तो ये वो जज्बा था कि जिसके पीछे ये उम्र रवां का पूरा एक तस्वुर है। और फिर हमने फ़ैसला किया कि उम्र रवां, क्योंकि मेरे बेटे का नाम भी उमर था, तो उम्र रवां का एक कारवां बनाया जाए जो कि इस मुआशरे में एक तब्दीली लेकर आए। जब आपने उम्र रवां का पहला आपने सतून रखा, तो उसमें आपने क्या सोचा कि ये सिर्फ वेलबींग की तरफ है, फिज़िकल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है? तो कौन कौन से इसकी फाउंडेशंस के आपको लगे कि मेन पिलर्स होंगे? लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक नई चीज़ थी जिसमें हम एक कोशिश करने जा रहे थे,
और सारी उम्र क्योंकि मैं खुद फाइटर पायलट रहा और ऑपरेशंस में रहा, बहुत ज़्यादा मैंने मतलब अल्लाह ताला ने मौका दिया कि जहाज़ उड़ाएं और हर तरह के मतलब वो एक हमारी दुनिया बहुत डिफरेंट थी उस वक़्त जब हम प्रोफेशन में थे। तो जब इस जगह पे स्टेप इन किया तो दिस वाज़ अ टोटली न्यू, एक नया बिल्कुल सिलसिला था, एक बिल्कुल अनटैप्ड एरिया था जो कभी मैंने मतलब एक्सपीरियंस किसी हद तक तो किया था एयरफोर्स में रहते हुए, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर कितनी गहराई है, इसके अंदर कितनी जस्तजू करने की ज़रूरत है, कितना काम करने की ज़रूरत है। तो हमारा मकसद जो था वो यही था कि हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को एक कंप्लीट हेल्थ कवर दें और उसमें जो ज़्यादा फोकस हम करें वो मेंटल हेल्थ की तरफ करें, साइकोलॉजिकल हेल्थ, जो कि एक बढ़ता हुआ वायरस है स्कूलों में, कॉलेजेस में, और आजकल के माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। आजकल की इन्वायरमेंट्स में ये चीज़ जो है बहुत फैल रही है और उसके डिफरेंट अवामिल हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं। पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है और जो जिस कम्युनिटी को हम एड्रेस कर रहे थे उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और बच्चों को एक्सेस है बड़ी चीज़ों की तरफ, और वो चीज़ें जो हैं उनके अंदर एक ज़हनी तौर पे कभी कभार कमतरी का एहसास होता है उन्हें, किसी किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में वो डल जाते हैं। और ये चीज़ जो है ये अगर आप देखें बिकॉज ऑफ दिस गैजेट्स एंड जो कम्युनिकेशन के जो एक हाईवेज बन चुके हैं, उसकी वजह से ये सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर द प्रिविलेज लॉट ऑल्सो, बल्कि मैं समझूंगा कि प्रिविलेज लॉट में ये चीज़ ज़्यादा प्रिविलेंट है। लेकिन हमारा मकसद अंडर प्रिविलेज को इसलिए टच करना था कि उनको एक्सेस नहीं है। सो हमारा जो बेसिक एम था या जो मोटो था वो 3 A's पे डिपेंड बेस किया हमने जब हमने स्टार्ट लिया। सबसे पहली चीज़ जो थी वो अवेयरनेस थी, और हम समझते हैं कि अवेयरनेस जो है हेल्थ के लिहाज से इस मुल्क में बहुत कम है, और मेंटल हेल्थ के लिहाज से तो इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, इतनी कम। सो हमने हेल्थ वाला एलिमेंट इस वजह से, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ वाला इस वजह से शुरू किया ताकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोग और हमारे जैसे लोग जिन्होंने जो पढ़े लिखे भी हैं वो इसको एक बहुत बड़ा स्टिग्मा समझते हैं और वो उस लिहाज से अप्रोच नहीं करते, चाहे वो आपके अपने बच्चे हैं या चाहे वो आप खुद हैं, ताकि आपको किसी तरह से स्टिग्मेटाइज ना करे मुआशरा, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर पिसते रहते हैं, अंदर ही अंदर उनको प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट भी कर जाती। तो हमारा मकसद था कि सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट की जाए इनमें, और जब अवेयरनेस होती है तो और अवेयरनेस में हमने कोशिश की कि हमें पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, तीनों को शामिल करना है। और हमारा फोकस ग्रुप था 5 years to 18 years, ताकि ये वो एज है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है, जिसमें आपको फिजिकल एज वेल एज मेंटल एलिमेंट्स मैक्सिमम होती है, और इसी एज में आपकी क्योर भी जो है वो मैक्सिमम हो सकती है बिफोर इट गेट्स एग्रीवेटेड और इट गेट्स वेरी सीरियस। तो बिफोर उस लिहाज से हमने इसको कोशिश की कि प्रीएम्प्टिव तरीके से और प्रोएक्टिव तरीके से इस चीज़ को अप्रोच किया जाए और डोर स्टेप्स पे इन लोगों को हेल्थ केयर दी जाए। So that was our first step of creating awareness. Second thing was to have acceptability. Acceptability for the parents, acceptability for the students themselves, और acceptability for the teachers as well. और जब इनकी acceptability होगी तो change आएगा. If they don't accept the problem and they say that nothing is wrong and they're not serious about giving time or cure to the problem, तो वो चीज़ aggravate हो जाएगी। हमें फ्लाइंग में हमें याद है कि एक टर्मिनोलॉजी होती थी जिसे कहते थे डिसओरिएंटेशन हो जाती है आपकी, जब जहाज़ उड़ रहा होता है रात के वक्त या क्लाउड्स में या ख़राब विजिबिलिटी में, तो आप डिसओरिएंटेट हो जाते हैं जहाज़ की, और उसकी वजह से काफ़ी क्रैशेस भी हुए हैं, फेटल क्रैशेस। तो उसमें आपको जो सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है ग्राउंड में बार बार जब आप चैम्बर में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि जी सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें कि आप डिसओरिएंटेट हो गए, यानी आपकी फीलिंग्स कुछ और कह रही होती हैं कि जहाज़ जो शायद थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन एक्चुअली वो जहाज़ सीधा होता है, एंड दिस ऑफन हैपन्स विद यू। तो वो जब
आपकी ईगो वाला मसला आ जाता है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि आप हेल्थ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेम इज़ द केस फॉर दीज एलिमेंट्स ऑल्सो, कि सबसे पहली जो चीज़ है आफ्टर अवेयरनेस इज़ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो तीसरी चीज़ जो हमने रखी थी वो एक्सेस टू द फैसिलिटीज़, कि वी विल गिव दोज पेरेंट्स, दोज स्टूडेंट्स, दोज टीचर्स एक्सेस टू क्योर, और वो भी हमारी जिम्मेदारी हो हम, ताकि उनको कोई ये परेशानी ना हो कि पैसे लगेंगे या फाइनेंशियली कोई मसला होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मसला होगा। सो हमने इसी वजह से वो सेंटर्स जो हैं बेसिकली स्कूल के अंदर बनाए, ताकि वो किसी किस्म का स्टिग्मा ना हो उन्हें हॉस्पिटल जाने का, और जितनी क्योर और जितनी काउंसलिंग और जितनी थेरेपी और जितनी फिज़िकल एलिमेंट्स की हम उनको दे सकते हैं वो हम स्कूल के अंदर दें। और अगर कोई सीरियस है तो उसको हम पे ट्रांसपोर्ट दें, ताकि वो उन हॉस्पिटल्स पे जा सके जिनके साथ हमने MOUs किए। सो ये हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट था, टू गिव द स्टूडेंट्स हेल्थ केयर एट देयर डोर स्टेप्स प्रोएक्टिवली एंड प्रीएम्प्टिवली। मैंने आपका एक प्रोग्राम अटेंड किया है जहाँ हमारी मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी. This was a government school in Islamabad, and I heard many of those speeches, and I saw many of the activities जहाँ मैं बहुत impress हुई थी. So मेरा सवाल यहाँ से होगा कि आपको कोई ना कोई gaps नज़र आए होंगे जिन वजह से आपने इन schools को target किया है. You rightly said कि एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन how did the schools actually receive your idea, and how did the teachers receive this idea? This organization was just in its ab initio stage, और हम अपने formative years में हैं और months में हैं और days में हैं. तो हमने कोशिश ये की कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले अपने आप को इन्वॉल्व करें, because we didn't have that much of budget to have our own center of excellence, which we wanted to make and we will inshallah make. उसमें हमने जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ क्वाइट एडिक्वेट, और हमने इसके लिए कंप्लीट रैकी की ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नॉट ओनली विद इन इस्लामाबाद ऑल्सो बट ऑल्सो इन द पेरिफेरी जहाँ पे गोलरा है और जितने इर्द गिर्द इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल्स हैं उस सब में हमने 12 कौ में भी गए और उन सब में हमने स्कूल्स की एक रैकी की, उनको देखा जाके, और हमने सोचा कि ये वो जगह हैं जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, बिकॉज यहाँ पे 80% ऑफ योर यंग पॉपुलेशन इज़ देयर एंड 80% ऑफ एजुकेशन इज़ बीइंग गिवन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एंड दे ऑल इफ़ नॉट मोस्ट आर अंडर प्रिविलेज्ड, और इनको इस सपोर्ट की ज़रूरत है. बट वी ऑल्सो वांटेड, जो आपने गैप्स की बात की, कि हमने ये देखा कि अवेयरनेस इज़ द बिगेस्ट गैप अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, and acceptability is not there if you have an issue. And the third thing was that because you don't have access, तो हमने इन गैप्स को फिल करने की कोशिश की. और दूसरा हमने ये भी कोशिश की कि जब हमने देखा जो पेरिफेरी में स्कूल्स हैं वो हैं तो उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब चीज़ें मौजूद हैं और बड़ा काम भी इस पे हुआ. सेक्रेटरी साहब जो थे वानी साहब, और उसके बाद भी बहुत स्कूलों पे काम हुआ है और बहुत इनको बेहतर बनाया गया है, मॉडर्नाइज किया गया है इन सबको. लेकिन पेरिफेरी में अभी भी जो टीचर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और इसी वजह से जो बच्चे भी हैं वो भी, अगर फॉर एग्जांपल 200 या 300 बच्चा होना चाहिए तो उधर 25-30 से ज़्यादा बच्चा नहीं आता, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एट टाइम्स टीचर्स और द स्टाफ मेंबर्स. तो हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे स्कूल फंक्शनल हैं और हमें सपोर्ट मिल सकती है उधर हम पहले शुरू करें, ताकि हम अपने मॉडल को एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकें और देख सकें कि उसके क्या वेदर इट कैन बी मैच्योर्ड इन सब्सिक्वेंट स्कूल्स और नॉट. तो इस वजह से हमने सबसे पहला स्कूल जो है वो F11 में सिलेक्ट किया, एंड दैट वाज कंप्राइजिंग ऑफ 850 और 900 स्टूडेंट्स एंड मोस्टली गर्ल्स. और इसमें हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और एजुकेशन जो सेक्रेटरी हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प की और फैसिलिटेट किया. सो दे गेव अस द स्पेस, और उनको अवेयरनेस थी इस चीज़ की, सबसे अच्छी बात ये, एंड दैट्स व्हाई दे वर वेरी फोर्थकमिंग. बहुत उन्होंने इस मामले में हमें बल्कि प्रोएक्टिवली उन्होंने कहा कि जी आप आएँ हमारे स्कूलों में, इस चीज़ की ज़रूरत है. और जो पिछले सेक्रेटरी साहब थे वानी साहब, वो ख़ुद पहले उधर गिलगित बल्तिस्तान में चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं,
उनकी कुछ अपने एक्सपीरियंस थे कि उन्होंने बच्चों को देखा कि बच्चे ऐसे थे कई जो बड़े डेंजरस किस्म के एक्शन भी कर लेते हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज. They are not only dangerous for themselves, but they are also dangerous at times for the community also. And their parents and the community has to suffer because of trivial mental health issues, which can be cured with some sort of therapy or some sort of counseling, etc. तो वो अवेयरनेस उनमें भी थी. फिजिकल एजुकेशन में और मेंटल हेल्थ की एजुकेशन में क्या, व्हाट इज द कोरिलेशन? लेकिन जी फिजिकल एंड मेंटल दे बोथ आर वेरी मच एसोसिएटेड विद ईच अदर. ये हमारा एक पहले पायलट प्रोजेक्ट का वन ऑफ द टेक अवेज जो मेन है उसमें ये है कि फिजिकल एंड मेंटल हैव टू बी टेकन टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. देयर आर मैनी फिजिकल इश्यूज बिकॉज ऑफ विच यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड देयर आर मैनी मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है. अगर आप देखें कि जो शुगर वाला एलिमेंट है जो लोगों को होती है, या हाइपरटेंशन होती है, या इवन हार्ट अटैक्स होते हैं, एंड सो मेनी अदर फिजिकल एलिमेंट्स देयर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस. एंड सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स लाइक किसी की आईसाइट वीक हो जाती है या किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेसेस भी होते हैं, उसको एंग्जाइटी भी होती है, उसको डिप्रेशन भी होता है. तो दे आर ऑल एसोसिएटेड विद ईच अदर. और इसको जितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करके उसको हम टारगेटेड तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा मेन मकसद है, तो उतनी रिलीफ आप उस बच्चे को भी दे रहे हैं, उस टीचर को भी दे रहे हैं, और उसके पेरेंट्स को दे रहे हैं ख़ास तौर पे, और उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो उस बच्चे के साथ घर पे रह रहे हैं. सो हम वो चीज़ टारगेट कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली टारगेटिंग एन एज ग्रुप बिटवीन 5 to 18 years. दैट इज़ वन, जिस तरह मैंने आपको कहा, दैट इज़ अ वेरी वनरेबल एज ग्रुप. और उसमें हमें डिफरेंट, क्योंकि अभी हम बच्चियों के स्कूल में हैं और उसमें ज़्यादातर गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके एक पेक्यूलियर इश्यूज़ हैं जो हमें नज़र आए, और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं अदर दैन द फिज़िकल एलिमेंट्स. और उसमें हमने ये भी देखा कि और ये भी एक टेक अवे है हमारा लास्ट 4 months का, कि almost 13% of the students they have eyesight impairment. और 13% is a big number. 850 के करीब बच्चे थे, उसमें से हमारे तकरीबन 700 बच्चे हमने कर लिए, और ऑलमोस्ट 100 बच्चे ऐसे हैं उनमें से जिनको आईसाइट ग्लासेस की ज़रूरत है और जिनको हम ग्लासेस दे रहे हैं. Why is that so? Why such a large number? Again, it comes to mild nourishment. 80% बच्चे ऐसे हैं इन स्कूलों में जो ब्रेकफास्ट के बगैर आते हैं, जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है. जितने आपके गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आई कैन से कि इनमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं ना, उनकी ग्रोथ स्टंटेड है, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज है, और दे आर ऑल मैल नरिश्ड. इफ नॉट ऑल, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर माल नरिश्ड. तो इसी की वजह से दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ एज वेल. और आईसाइट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आईसाइट की बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं. तो हम बेसिकली, I think they both the things, mental and physical health, they are interlinked, associated with each other, and we are, in search of new methods and technology कि हम किस तरह से इन बच्चों को इस एरिया में एक रिलीफ दे सकते हैं, हेल्थ और वेलनेस के साथ इनकी ग्रोथ कर सकते हैं, वो तमाम बैरियर्स को हटा सकें जिस तरह से हम. सो वी हैव कम अप विद मैनी सॉल्यूशंस which inshallah we'll be able to implement very soon. चलिए, एक तजवीज़ मेरी भी है कि जब आप इतना काम कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन पे एंड क्रिएटिविटी एंड ऑल दीज थिंग्स, द फूड दैट इज़ अवेलेबल इन द कैंटीन्स नीड टू बी चेक्ड, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सा खाना ऐसा होता है जो हम समझते हैं कि बच्चे को फ़ौरन दिला दो, चिप्स हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो तो बल्कि डिप्लीट कर देती है बॉडी और भी ज़्यादा. सो मैल नरिशमेंट की जो आपने बात करी है, दैट इज़ वेरी मच लिंक टू ऑल्सो व्हाट द चिल्ड्रन आर गेटिंग यूज्ड टू. I would like to know कि who are the main stakeholders in your program. इसमें आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं या टीचर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं? Who would be the main stakeholders? देखिए जी, ये जो ट्रायो है ना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और ये एक एकोसिस्टम बनाता है जिसको साथ लेके हमें चलना बहुत ज़रूरी है. टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स,
all three of them have to be educated. All three of them have to have awareness. All three of them have to be on board once we have to give a student a quality life and a quality education. And we have to make him come out of this stigma wala element or ye and access to the health care. So student becomes an agent of change at home also. And teachers who are actually having 70 to 80 students at time in a class, one teacher, if she is aware and she has the knowledge and she has a correct mindset, she will be able to change all 70 of them. अच्छा उस्ताद हमेशा याद रहता है। अच्छा उस्ताद से बहुत फर्क पड़ता है। स्टूडेंट तो आप एक होगा ना, लेकिन एक टीचर जो है वो 70 बच्चों के ऊपर जो है ना इन्फ्लुएंस कर सकता है। एंड वाइस वर्सा, अगर टीचर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, उसको बेचारे या बेचारी को खुद कोई मसला है, then she is going to affect all 60 or 70 students which are in her class, and she will not be able to create that atmosphere के जिसकी वजह से उनके अंदर एक बेहतरी आ सके, उनकी तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें हो सके। सो हम टीचर को भी टच करते हैं, फिर हम पेरेंट्स को जिस तरह मैंने आपको कहा अवेयरनेस सेशन में करते हैं। But how many parents were coming to these awareness raising? आपके ख्याल में कितनी परसेंटेज? पहला हमने अवेयरनेस सेशन किया, उसमें सिर्फ 20 से 25 पेरेंट्स आए। कितनी परसेंटेज होगी? That should be, I mean, 5%? मतलब less than 5% parent. It's always, very difficult to have the new idea in and the old idea out. This is the most difficult thing for a human mind. Change जो है ना वो accept नहीं करते। So this is where we, thought के we have to bring that change. And after 3 months, once we were, and और उस वक्त हमें consent forms भी सिर्फ 150 बच्चों के मिले शुरू में, out of 850. Today we have almost touched 700 students. And the last session which we had, the whole of the hall जिसकी capacity तकरीबन 200 से ज़्यादा, around 3-3.5, that was full with parents. And every day 15 से 20 पेरेंट्स आते हैं कंसेंट फॉर्म के साथ, और वो खुद आके कहते हैं कि हमारे बच्चे को शी और ही नीड्स थेरेपी एंड काउंसलिंग, और आप हमें भी बताएं। सो ये एक डिफरेंस हमने देखा स्कूल में जो हमें मिला पिछले को 3, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड बिकॉज वी वर वेरी मच इन्वॉल्व विद दैट, 100% इन्वॉल्व। हमारा स्टाफ उधर मौजूद रहता था, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, एंड वी गेव देम सो मच ऑफ रिलीफ कि वो द पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टूड द फैक्ट दैट दे मीन बिजनेस एंड दे आर सीरियस अबाउट द जॉब, और उनके चेंजेस उनको महसूस भी हुई अपने बच्चों में। और स्पेशली ये जो आईसाइट वाला मामला था उसकी वजह से देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु वर अंडर परफॉर्मिंग। उनकी रिवर्सल हुई आईसाइट की भी? जी, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अब वो बच्चा जो है उसने, फॉर एग्जांपल, वंस ही वाज इन क्लास 5th, वंस ही वाज 10 years old or 11 years old, तो उस वक्त उसकी पोजीशन कोई 2nd या 3rd थी, एंड ग्रेजुअली इन लास्ट 3 years इट वेंट डाउन। बाय द टाइम ही वाज 14 और शी वाज 14, it went down to almost last 5 kids, and nobody thought, everybody thought that she is not working hard and she's not busy in some other activities and she's not concentrating. तो उसको एक किस्म का वो डिप्रेशन में भी जा रही थी बच्ची। वो बच्ची का काम करने का भी दिल नहीं करता था, और उस बच्ची को रोज़ाना की एक किस्म की सज़ा भी होती थी या झाड़ पड़ती थी अपने पेरेंट्स से भी और टीचर से भी। एंड देन वंस शी वोर द ग्लासेस, तो उसको पता चला नहीं, ज़िंदगी को डिफरेंट है। मतलब शी थॉट दैट लाइफ इज़ लाइक हेजी, कोई बोर्ड उसको नज़र नहीं आता। अब बोर्ड जब नज़र नहीं आएगा तो वो बेचारी क्लास में भी परफॉर्म नहीं कर सकती, उसको समझ भी नहीं आएगा लेसन, तो उसने घर में जाके क्या पढ़ना है। सो ये वो चीज़ थी। अब जब उसको ग्लासेस लगी तो उसकी दुनिया चेंज हो गई। तो आपका जो सेटअप है वो सारे डॉक्टर्स के साथ जाता है, एंड यू चेक देम आल्सो मेडिकली कि इनकी क्या कमी है? जो एक पूरा मॉडल है उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस जब हम कर लेते हैं, अवेयरनेस के लिए हम डिफरेंट सेशंस करते हैं। हमने कुछ फॉरेन डॉक्टर्स को भी इंगेज किया हुआ है और साइकेट्रिस्ट को भी इंगेज किया हुआ है, मेडिकल डॉक्टर्स को भी किया हुआ है जो लेक्चर्स भी देते हैं। उसके अलावा हमारी अपनी टीम के अंदर भी मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वो एक अवेयरनेस सेशन करते हैं, एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो एम एंगेज्ड इन दोज अवेयरनेस सेशंस विद पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
जब वो हो जाता है तो उसके बाद हम फिर स्क्रीनिंग करते हैं 100% बच्चों की, एंड दैट इंक्लूड्स मेडिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। उसके लिए हमने MOUs किए हुए हैं 6 से 7 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के साथ, जिसमें नस शामिल है, जिसमें रफ़ा मेडिकल कॉलेज है, जिसमें फौजी फाउंडेशन है, जिसमें रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, शिफा आई हॉस्पिटल है, और हमें हेल्प मिलती है डिफरेंट आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस से भी, एयर फोर्स के भी, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और सो ये वो एक हमने इकोसिस्टम से बनाया। फिर हम जब इनकी हमने स्क्रीनिंग करनी होती है तो उधर से हम डॉक्टर्स लेते हैं 20 से 25 और 20 से 25 साइकोलॉजिस्ट लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर वीक, एंड वी एंड अप स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स। और उसको हम फिर डिजिटल डेटाबेस में प्रिजर्व करते हैं, और हम उसके बाद उम्र रवां मेडिकल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना लेते हैं उस स्कूल में और कॉलेज में, इन 2 rooms. One room is for the medical patients and the other is for the psychological patients, and they both are manned. एक में डॉक्टर होते हैं या होती हैं, और एक में जो है काउंसलर होती हैं और उनके साथ एक साइकोलॉजिस्ट होती है। सो ये एक थेरेपी रूम होता है और काउंसलिंग रूम होता है, और दूसरा जो है मेडिकल इंस्पेक्शन रूम होता है। ये हमारा F11 में ऑपरेशनल है। F6 जो है गर्ल्स कॉलेज, उसमें ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो जो बच्चे तो हम कर सकते हैं ट्रीट, उनको हम स्कूल के अंदर करते हैं ट्रीट। इन केस ऑफ एनी सीरियस इश्यूज, जिस तरह अभी हमने रिसेंटली एक बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन कराया, तो उसके लिए हमने फिर उसको PF हॉस्पिटल भेजा, और हम कोशिश करते हैं कि उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे किसी तरह से करवा सकें। इसी तरह रिफा मेडिकल है, रावलपिंडी मेडिकल है, दे ऑल हैव बीन वेरी, फौजी फाउंडेशन है, दे हैव बीन वेरी फोर्थकमिंग। नस्ट है, दे हैव बीन हेल्पिंग अस अ लॉट इन ऑल दिस प्रोग्राम। कोई इमरजेंसी होता है, हम इनमें से किसी के पास भेजते हैं, दे आर वेरी फोर्थकमिंग। और किसी भी पेरेंट को ये नहीं करना पड़ता कि वो खुद मतलब लेकर जाए, until unless there is a, मतलब जिस तरह समर ब्रेक हुई है ये वो। अदरवाइज हमने टाइमिंग्स रखे हुए हैं, डेट्स रखी हुई हैं इनके साथ, और वो स्टूडेंट्स को हम पेरेंट्स के साथ भेजते हैं उन हॉस्पिटल्स में, इन द ट्रांसपोर्ट गिवन बाय द कॉलेज इटसेल्फ। तो ये एक कंप्लीट हमारा वे ऑफ वर्किंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ वर्कड वेरी वेल। इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन सोसाइटी एज अ होल हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट, और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको एक सस्टेनेबल मॉडल के तौर पे आगे लेकर चलें। बट वी हैव गॉट लॉट ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स। ये मॉडल, हाउ आर यू गोइंग टू रेप्लिकेट दिस इन अदर स्कूल्स? ये एक थोड़ा वास्ट लेवल पे ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। आपका क्या ख्याल है? इसको हम आगे पॉलिसी लेवल तक लेके जाना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला, और अभी हमने जो कोशिश है हमारी कि हम अगले 3 सालों में जो है तकरीबन 30 के करीब इस तरह के सेंटर्स बनाएं, ताकि वी शुड बी एबल टू गिव रिलीफ टू ऑलमोस्ट 100,000 स्टूडेंट्स। तो उसमें ये रिसोर्सेज डेफिनेटली चाहिए। आप भी जानती हैं कि काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी और कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी एक काउंसलर वाला रखा हुआ है उन्होंने, कि एक साइकोलॉजिस्ट बैठी होती हैं, और अगर आप जाके उनसे बात करें तो वो कहेंगे जी कि ज़्यादा बच्चे नहीं आते और इस तरह। बट शी डजंट नो एक्चुअली कि कितने बच्चों में प्रॉब्लम है एक्चुअली, और जो बच्चे नहीं आ रहे, स्कूल नहीं आ रहे हैं एब्सेंट। अब मैं आपको एक फिगर बताता हूँ कि हमने तकरीबन 65 बच्चे स्कूल में देखे जो क्रॉनिक एब्सेंटीज थे, दोज वर नॉट कमिंग टू द स्कूल फॉर मोर देन 3 months, सो प्रैक्टिकली दे आर आउट ऑफ स्कूल। सो उनको जब हमने इंगेज किया तो हमें पता चला कि देर आर वेरी ट्रिवियल इशूज़, लाइक सम हैव इशू ऑफ फाइनेंसेस, कि वो ट्रांसपोर्टेशन अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ, और ज़्यादातर के मेडिकल रीजंस थी, ख़ासतौर पे बच्चियों की। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ज़रा बच्चियाँ बड़ी होनी शुरू होती हैं तो वो नहीं चाहते कि बच्चियाँ जो हैं स्कूल जाएं, और कुछ ऐसे थे जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस वाला एलिमेंट भी था। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी सच केसेस ऑल्सो कि जिसमें बच्चे जो हैं माशाल्लाह 10-10, 12-12 बच्चे हुए हैं, एंड पेरेंट्स हार्डली केयर कि कोई स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा। But then you will have slightly different causes when you go to a private school, क्योंकि ये आपने public school के बताए, फिर private school के तो फ़र्क होंगे। So how is this model going to be adjusted? देखें जी, जो हमारा बेसिकली जो यही है कि हम किसी भी एलिमेंट को क्रॉनिक ना होने दें। तो जो हमें पब्लिक स्कूल में जो चीज़ें नज़र आई हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल एलिमेंट्स के लिहाज से मैल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है,
फूड इंटेक स्टंटेड ग्रोथ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। साइकोलॉजिकल इशू आई पर्सनली थिंक विल बी मोर इन प्राइवेट स्कूल देन पब्लिक स्कूल्स, क्योंकि यहाँ पे तो एक सर्वाइवल की जंग है। जो बेचारे बच्चे जो गरीब हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, उन्होंने तो सर्वाइव करना है, उनके पेरेंट्स ने सर्वाइव करना है। दे आर एक्लिमेटाइज टू अ वेरी डिफरेंट एटमोसफियर एट होम ऑल्सो, और उनके शायद जहन में सोच नहीं आती कि कोई किसी किस्म का और चीज़ हो सकती है। तो आई एम क्वाइट श्योर, और ये मेरा ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, जो कुछ मैंने पढ़ा है और जो एक्सपीरियंस किया है हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे जितने ग्रुप में, वो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में mental ailments are more and they are serious, especially ailments related to anxiety, depression, ADHD और a spectrum of autism also. तो वो चीज़ें आपको प्राइवेट स्कूल में डिप्रेसिव एलिमेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज उनको तो हर चीज़ मौजूद है उनके पास टाइम भी ज़्यादा है शायद इस लिहाज से कि वो इन इश्यूज़ में ज़्यादा घुस जाते हैं। फिर उनका एक्सपोजर टू द सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, हर एक के पास एक अपना मोबाइल मौजूद है। ये जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, इनमें तो बेचारों के घरों में मोबाइल ही एक होता है, उसके बाप के पास होता है, बाकियों के पास तो एक्सेस भी नहीं होती। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें तो हार्डवेयर भी है और डेटा भी बहुत है, तो दे आर हैविंग लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द मोबाइल्स। उसमें ये जो लाइक्स और कमेंट्स एक्सेट्रा, दे ऑल्सो क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बुलिंग वाला एलिमेंट होता है, और काफ़ी सारे रिमार्क्स ऐसे होते हैं जो आपको डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं, स्पेशली बच्चियों को। कोई किसी किस्म का रिमार्क्स उसके फिजिकल उस पर दे दिया या किसी और चीज़ पे दे दिया, या कोई ऐसी पिक्चर्स आ गई जो कि बड़ी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स, दिस एक्सेसिव एक्सपोजर टू द social media has increased this problem like a virus, and they are more in privileged class students, and they are more from the private schools, and it may take a little bit of more funds, but if you are able to save a single child, a single soul, मेरा ख्याल में मकसद पूरा हो जाता है इस पूरी एक्सरसाइज का, and it is worth it actually। और यही चीज़ हम 100% बच्चों की जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो ये अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उसका मकसद ही ये है, हम खुद जाएं उनकी तरफ, ये नहीं कि वो आए हमारी तरफ। जिस तरह आपने प्राइवेट स्कूल्स में देखा होगा कि एक काउंसलिंग सेक्शन तो उन्होंने बना दिया, अब वो कितने बच्चे हैं जो आते हैं उनके पास, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, पीपल डोंट हैव दैट मच अवेयरनेस, दे वांट टू हाइड दिस, देयर पेरेंट्स वांट टू हाइड, देयर टीचर्स वांट टू हाइड। और वो एक बच्चा जो कि अफेक्टेड है, उसकी पूरी फैमिली जो है, अगर देयर आर 5 people लिविंग विद हिम और 6 people, दे आर ऑल इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज behavior or his attitude or his whatever he's going through. बिल्कुल। So this has to be communicated, and I personally think it is as much important for public school as much for the private schools. हमारा जो model है, it is for both the schools, and inshallah once we are done with this in a holistic manner with the public schools, we will touch the private schools as well. That brings me to the question that हमारे यहाँ तो health की education में इसकी इतनी allocation नहीं है in terms of budget. तो इसका financial model आप क्या देखते हैं? At the moment, are you volunteer based, or do you still need funds? How do you see this growing further? Health and education is the future for any country. Investment in health and education can transform any country and secure the future of your country also. It is as important a national security issue as having, a strong military. If we have to go and be counted in the community of the developed countries, तो health and education, these are the two things, and they go side by side. ये नहीं कि इनमें से एक चीज़ important है दूसरी, because they are interconnected. इन दोनों चीज़ों पे जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और अपना बजट जो है 5% से ज़्यादा नहीं करेंगे ऑफ द GDP for these two things, we will not be able to secure our future. So because of that, there are many organizations जो कि अपने तौर पे कर रही हैं, और जो कुछ हमारा चल रहा है, अगर आप देखें ज़्यादातर स्कूल का और सेहत का निज़ाम, इसमें बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के और इस तरह के इनिशिएटिव्स का बहुत हाथ है, और हम अपने तौर पे जितना कर सकते हैं और जितना इस मुल्क को दे सकते हैं, यही हमारा मकसद है कि दिस इज़ आवर पे बैक टाइम फॉर दिस कंट्री विच हैज़ गिवन अस सो मच। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हेल्प करने को तैयार हैं, दे आर वेरी फोर्थकमिंग, दे हैव हेल्प्ड अस इन इनिशिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, दे हैव गिवन अस लॉट ऑफ इनकरेजमेंट। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है फ्रेंड्स ऑफ उम्र रवान के नाम से,
दैट ग्रुप इज़ वेरी मच फोर्थ कमिंग, और उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो साहिब तौफीक हैं, जो सोशली जानते भी हैं हम सबको, और स्पेशली मेरे साथ उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं। उन सब ने आई वुड से बहुत हेल्प की है हमारी, और कर भी रहे हैं। हमने पहला वाला जो मॉडल जो ये पायलट प्रोजेक्ट किया, उससे उस वक्त हमने इतना ज़्यादा सोशल मीडिया को टच नहीं किया था, बिकॉज वी वांटेड टू डू समथिंग फर्स्ट एंड देन शो इट इन द सोशल मीडिया एंड प्रोजेक्ट इट, और उसकी मार्केटिंग करें किसी तरह से। तो वो जो मैंने फ्रेंड्स ऑफ उम्र रवां भी जो हमने बनाया ग्रुप, वो आफ्टर वी हैव डन समथिंग इन दिस फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट, डे आफ्टर वी स्टार्टेड। तो शुरू में तो हमने ख़ुद फंडिंग की अपने तौर पे, अल्लाह ताला ने इतना था कि किया जा सके। बट अब जब हमारे बच्चे जो हैं वो तकरीबन 6000 हो जाएंगे अगस्त ऑनवर्ड्स, एंड वी वांट इट टू इंक्रीज इन 3 years टू ऑलमोस्ट 100,000, सो वी डेफिनेटली नीड फंडिंग। एंड उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, उसमें आपको सेटअप्स भी बनाने हैं, आपने लॉजिस्टिक्स भी कुछ करनी है, और उसके अलावा इन बच्चों को रिलीफ देनी है मेडिकली। और इसका हम दायरा थोड़ा सा वसी भी करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस इज़ अ ब्रॉडर सब्जेक्ट। वो वेलनेस में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, कुछ प्ले एरियाज़ हैं जिनको हम बनाएं, ताकि ये चीज़ें एक किस्म का परमानेंट सेटअप्स में आ जाएं स्कूलों और कॉलेजों में। और बच्चों को रिलीफ देने के लिए, थेरेपी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। सो जहाँ हम काउंसलिंग कर रहे हैं उस बच्चे की, उसको टाइम दे रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसकी चीज़ें, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उसको अच्छी फ़िज़िकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जा सके, जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, कोशिश भी कर रही है, बट इसको हम थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहेंगे। सो ये हमारा सस्टेनेबल मॉडल जो है, अभी हमारी कोशिश यही है कि फ्रेंड्स ऑफ उम्र रवां जो हैं उनसे थोड़ा बहुत हमें जो मिलता है उसमें हम डालते रहें, बट वी आर ऑल्सो इंगेजिंग फ्यू बिग कंपनीज, उनका CSR होता है, फंड्स होते हैं। तो अभी तक तो पॉजिटिव वाइब्स हैं हमें, और इंशाल्लाह ताला वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू सस्टेन दिस प्रोजेक्ट। इफ़ गवर्नमेंट इज़ एबल टू हेल्प अस, वेल एंड गुड, लेकिन उनकी अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं आती तो फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम डोनर्स को इंगेज करें और इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएं, ताकि हमें जो है ना एक सस्टेनेबल मॉडल हमारा बन सके, कोई इंडोमेंट फंड हमारा बन जाए, जिससे ये चीज़ चलती रहे। इस इनिशिएटिव का ये जो कारवां है उम्र रवां का, ये किसी भी स्टेज पे ना रुके। इतने अच्छे प्रोजेक्ट में मैं समझती हूँ कि आपका सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं बेनिफिट करे, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बेनिफिट करे, और ये एक ओवरऑल एक पॉलिसी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, मेरा ख्याल में फंडिंग या फिर ज़रूरत के लिहाज से नहीं, बट अ कंपल्शन इन द इंस्टीट्यूशंस, ये मुश्किल है। तो आप लोगों ने कोई चीज़ करी है जिसमें गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटेट किया है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या कोई पॉलिसी पेपर या कोई चीज़ इनिशिएट कर लें? एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी हमें थोड़ी सी इसमें डेफिनेटली हेल्प भी मिली, और हम समझते हैं कि इसको सब्सिक्वेंटली एक बिल के तौर पे आना चाहिए टू बी पास बाय द पार्लियामेंट के। और उसमें हमारी कोशिश ये है बेसिकली कि हम 1-1.5 साल या 2 साल तक हम इसको ज़रा इस मॉडल को चलाएं, और इससे हम जितनी रिलीफ दे सकते हैं इन बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को, ये पूरा जो ट्रायो है, जब इसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी और लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि दे आर वॉकिंग देयर टॉक और उनको रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसकी थोड़ी खुद ब खुद वर्ड ऑफ माउथ से भी मार्केटिंग होगी और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी आएगी। तो तब हम इसको आगे लेकर जाएं किसी हद तक, नॉट टू दैट स्केल, इट विल टेक लॉट ऑफ ईयर्स, लेकिन एटलीस्ट हमें यकीन है कि अगले 1.5-2 सालों में ये काफ़ी एक मजबूत कारवां बनेगा, और इसमें काफ़ी सारा कुछ होगा हमें लोगों को कन्विंस करने के लिए एट हायर ऑफिशियल्स, पीपल हु आर टेकिंग डिसीजंस, कि ये एक मॉडल जो है अगर इम्प्लीमेंट हो सके तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, और इसको इसी तरह से हम करें कि प्रोएक्टिवली करें। ये ना हो कि हम एक स्टैंड अलोन एक कमरा बना दें और कहें जी कि उधर काउंसलर बैठी हैं और उधर आप आएंगे तो आपको ये थेरेपी वर्क्स हो जाएंगे, यूँ। नोबडी विल कम।
हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड तब होगा जब ये जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये ख़त्म हो जाता है। दूसरा हमारा रिवॉर्ड ये होगा कि स्टिग्मा जो है ये ख़त्म हो जाता है एसोसिएटेड विद स्पेशली द मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंड पीपल शुड टेक इट एज नॉर्मल एज एनी ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स। कि किसी को अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को शुगर वाला मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, या समथिंग एसोसिएटेड विद स्किन इश्यूज और डर्मा के जो मसले होते हैं, तो ये भी एक इसी तरह का इश्यूज जिसकी क्योर मुमकिन है। और जिसकी क्योर तब ही मुमकिन है कि जब आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए कि ये हम एक नॉर्मल चीज़ है विच हैज़ सम सॉर्ट ऑफ केमिकल इम्बैलेंस और समथिंग एल्स, और इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। एवरी ह्यूमन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टकमिंग, सम वल्नरेबिलिटीज़। कोई खुदा ने बशर ऐसा नहीं बनाया जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो। तो वो चीज़ जो है उसको जब हम सोच लेंगे और समझ लेंगे और इसको एक एहसास हमें पैदा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल में बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे और बहुत सारी ज़िंदगियां हम बचा सकेंगे, बहुत सारे लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सकेंगे जिससे वो गुजार सकें। और ये बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क में, स्पेशली जहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनमें आपको हर रोज़ का एक दुख दर्द होता है, एक डिप्रेशन आ रहा होता है, एक और ऑफ कोर्स हमारी काफ़ी सारी जो गुर्बत है उसने भी बहुत सारे मामलात को उलझा दिया है और लोगों के अंदर ये इश्यूज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम उनको एक बेहतर तरीका बता सकते हैं, और वो सिर्फ इस तरीके से कि हम उन्हें वक्त दे रहे हैं और उनको एक्सेस दे रहे हैं उन रिसोर्सेज का जो उनको नहीं मालूम कि ये उनको एक्सेस हो सकती है। सो ये छोटी छोटी ड्रॉप इन द ओशन आई वुड से, कि जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इससे बहुत सारी फैमिलीज़ की ज़िंदगियों में चेंज आएगा, एंड इंशाल्लाह ताला वी विल बी एबल टू सेव मैनी लाइव्स एंड गिव अ बेटर फ्यूचर टू आवर चिल्ड्रन। और यही हमारा बेसिक मकसद है। कहते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। Amir Masood Saab, thank you very much for this conversation and I wish you best of luck. Thank you very much for having me here. एक सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट जो कई 100 बच्चों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, उनकी नीड्स की असेसमेंट में ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल जो कंडीशंस हैं वो नुमायाँ होती हैं, बल्कि उनकी मेंटल इश्यूज़ के भी कितने सारे इश्यूज़ जो हैं वो डायग्नोस हो जाते हैं। और ये छोटी सी एक कोशिश जद्दोजहद है जो हम उम्मीद करते हैं कि ये इस किस्म के पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रेप्लिकेट होंगे इन बोथ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज दी पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी हमें ये बात करी है कि पॉलिसी लेवल पे हमें इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, जिसके साथ साथ इसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेशंस ज़रूर होने चाहिए। हर मुल्क का एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर एंड वी मस्ट वर्क फॉर देम।